नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बारिश और भूस्खलन के बाद नेपाल में फंसे 1,500 से ज्यादा मानसरोवर तीर्थयात्री। सिमिकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने का काम शुरू। विदेश मंत्रालय ने जानकारी के लिए शुरू की हॉटलाइन सेवा। मुंबई के अंधेरे में गिरा रेलवे का फुटओवर ब्रिज, 5 लोग घायल। लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त नहीं करने का आदेश। पुलिस सुधार को लेकर जारी किए कई दिशा निर्देश। यूपीएससी की ओर से तय 3 नामों में से एक को राज्य बना सकेंगे डीजीपी। बॉल टैंपरिंग करने पर अब मिलेगी पहले से सख्त सजा। आईसीसी का दोषियों पर 6 टेस्ट या 12 वनडे मैचों का बैन लगाने का फैसला। छीटाकशी और अभद्र व्यवहार पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच आज। फीफा वर्ल्ड कप में आज प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मुकाबले स्वीडन का स्विट्जरलैंड और कोलंबिया का इंग्लैंड से मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे ब्राजील और बेल्जियम। और इस वक्त अहम खबर है, भारी बारिश और चट्टाने खिसकने के चलते नेपाल के रास्ते मानसरोवर यात्रा पर गए 1,500 से ज्यादा भारतीय तीर्थयात्री सिमिकोट, हिल्सा और तिब्बत की ओर फंसे हुए हैं। सिमिकोट में फंसे 500 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने का काम शुरू हो गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है। यात्रियों को हर संभव मदद और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि सरकार नेपाल में फंसे भारतीय मानसरोवर यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नेपाल सरकार से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने की मदद मांगी है। नेपाल में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को नेपालगंज और सिमिकोट में तैनात किया गया है। वो तीर्थयात्रियों से संपर्क में हैं और तीर्थयात्रियों के खाने पीने और ठहरने की सुविधाएं सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। यात्रियों और उनके परिजनों के लिए हॉटलाइन भी शुरू किया गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में जानकारी दी जा रही है। देखिए, हर साल बहुत बड़े पैमाने में ये भारत से मानसरोवर तीर्थयात्री जाते हैं। वो उनका एक रूट ये है कि वो हुम्ला, नेपाल के नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से वहाँ जाते हैं। इस बार जब वो लौटते लौटते हुए वो बारिश की वजह से, मानसून बारिश की वजह से वहाँ कुछ लोग फंस गए हैं, हुम्ला के सिमिकोट में और हुम्ला के हिल्सा में। और हमारा अभी तो ये सिंस बारिश जारी है, इसलिए सिमिकोट से उन्हें लाना बारिश रुकने तक थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, गवर्नमेंट सब कोशिश कर रही है कि उनका रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त और मेडिकल फैसिलिटीज़ इफ़ नीडेड और सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो गया है। लोकल अथॉरिटीज़ भी इसमें लगी हुई है। और हमारा अभी का एफर्ट्स ये है कि जो हिल्सा, जो नेपाल और चाइना के तिब्बत के बीच का बॉर्डर है, वहाँ वो उसका हाइट भी ज़्यादा है, 3,600 मीटर्स। एंड इसमें थोड़ा अल्टीट्यूड सिकनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उन्हें जैसे भी हो ये सिमिकोट, जो कि हुम्ला का सदर मुकाम है, हुम्ला का हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, उसका हाइट 2009 से तकरीबन है, उसमें लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 11 हेलीकॉप्टर परिचालित हो गए हैं। और इसी पर बात करेंगे हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, हॉटलाइन भी जारी किया गया है। फिलहाल जो मौसम है उसे देखते हुए और जो परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए क्या ये अनुमान अभी लग पाएगा कि कितना वक्त और लगेगा तीर्थयात्रियों को निकालने में? देखिए, अभी तुरंत जो खबर मिली है उसके मुताबिक थोड़ा सा मौसम सिमिकोट में अच्छा हुआ है। और आप देखिए, जो रास्ता बचता है वो तपलाकोट एक जगह है चाइना में, जहाँ से मानसरोवर पैदल जाते हैं और तपलाकोट से हिम्सा भी पैदल आते हैं। तो ये जो दोनों रास्ते हैं वो दोनों रास्ते ठीक हैं, वहाँ से लोग पैदल आ जा सकते हैं। तो उधर कोई स्थिति खराब नहीं है।
वो तिब्बत का इलाका है, और उन लोगों को कहा गया है कि जो हिंसा के उस तरफ हैं वो उधर ही रहें, क्योंकि उधर से इधर आने में फिर समस्याएं हैं। तो तिब्बत में जो लोग भारत के लोग हैं उनको यही कहा गया है कि वो तिब्बत में ही अभी रहें। दूसरा, जो हिंसा से सिमिकोट का इलाका है, वह इलाका हेलीकॉप्टर से लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। भारत सरकार ने नेपाल की आर्मी के साथ बात की थी और वो प्रोसेस अभी शुरू हो गया है हेलीकॉप्टर से हिंसा से सिलिकोट आने का। अब समस्या होती है सिमिकोट से नेपालगंज लाने के लिए, तो उसके लिए 5 हवाई जहाज, छोटे छोटे हवाई जहाज वहाँ अभी भेजे गए हैं। 2 हवाई जहाज सीटा नाम के 2 हवाई जहाज हैं, और 3 हवाई जहाज जो समिट नाम के 3 हवाई जहाज हैं। ये छोटे छोटे हवाई जहाज होते हैं जो खास तौर पे उसी इलाके में जो लोग जाते हैं उस इलाके को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो वो 5 हवाई जहाज से अभी नेपालगंज लाने की कोशिशें हो रही हैं। तो भारतीय अधिकारियों का दल वहाँ के लिए रवाना हो गया है, जो कुछ लोग सिमिकोट में हैं और कुछ लोग हिंसा गए हैं। तो इस तरीके से भारत सरकार ने जो इंतजाम होने चाहिए थे त्वरित तौर पे जो भी संभव है वो इंतजाम किए हैं। और जो हॉटलाइन दिए गए हैं उस हॉटलाइन के थ्रू भी मैंने भी खुद भी बात करके देखा, हॉटलाइन पूरी तरह काम कर रहे हैं। तो इन सारे जगहों पे सरकार की तरफ से निगाहें हैं। और नेपाल सरकार, जैसा कि आपने सुना एक्टिंग एम्बेसडर बोल रहे थे, तो नेपाल सरकार भी इस मामले में पूरी तरह सक्रिय हो गई है। और ये इलाका काफ़ी बड़ी तादाद में भारत के तीर्थयात्री इस इलाके से जाते हैं। तो नेपाल सरकार भी संवेदनशील है कि इस इलाके में भारतीय तीर्थयात्रियों को कोई सुरक्षा नहीं हो, क्योंकि ये पर्यटन का बहुत बड़ा एक समय होता है नेपाल के लिए भी। इससे काफ़ी नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। तो कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आने दी जा रही हैं, जो यथासंभव समस्याएं दूर करने की कोशिश की जा रही हैं। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए अखिलेश आपका। और उधर मुंबई में भारी बारिश की वजह से रेलवे का एक फुटओवर ब्रिज का स्लैब टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इस हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बांद्रा और अंधेरी के बीच बेस्ट की करीब 40 अतिरिक्त बसों को चलाया जा रहा है। इस बीच मुंबई के ब्रिज हादसे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को इस हादसे की जांच करने का आदेश दिया है। रेलवे ने मदद के लिए मुंबई में हेल्पलाइन शुरू की है। वहीं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किंग सर्कल, मांटुगा समेत कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण लोगों को आने जाने और वाहनों के यातायात पर असर पड़ा है और कई जगहों पर जाम लग गया है। साइंस स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्त नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस सुधार को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए संभावित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजें। फिर यूपीएससी इनमें से 3 सबसे उपयुक्त पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करेगा और राज्य इनमें से किसी एक को राज्य का डीजीपी या केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस कमिश्नर नियुक्त करेगा। पीठ ने कहा है कि ये भी प्रयास किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को डीजीपी के रूप में चुना गया और नियुक्त किया गया उनके पास पर्याप्त अवधि की सेवा बची हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष के पास उन्हें हटाने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। स्वराज्य पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता पर काबिज होने पर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रोजगार के अवसर पैदा नहीं होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। स्वराज्य पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बन रहे हैं तो केंद्र पर बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार पर आंकड़ों की कमी के कारण विपक्ष मर्जी के हिसाब से आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार पर राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े केंद्र के पास हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की पिछली सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने रोजगार के 53 लाख नए अवसर पैदा किए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने 68 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का दावा किया। ऐसे में विपक्ष के आरोप हैरान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर सरकार के तौर तरीकों पर मजबूती के साथ पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री और सर्वज्ञाता वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बेहद खराब स्थिति में पहुंचा दिया था।
एनडीए सरकार उसे बाहर निकालकर पटरी पर लाई है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया में तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है और इसकी मजबूत बुनियाद इसे गति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तब अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी, यहां तक कि बजट के आंकड़ों को लेकर भी संदेह था। लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेत पत्र न लाकर राजनीति के ऊपर राष्ट्र नीति को तवज्जो दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जीएसटी से कर व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है और भारत कारोबार करने के लिहाज से एक बेहतर जगह बन गया है। वहीं किसानों की आय दुगना करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कच्चे माल की लागत में कमी लाकर उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करके उत्पादकता बढ़ाकर और आय के अन्य अवसर सृजित करके 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रही है। बैंकों में फंसे कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नई नीति का ऐलान किया है। इसके तहत एनपीए से निपटने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी और संचालन समिति बनाई जाएगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कल सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए ये जानकारी दी। ये प्रोजेक्ट सशक्त के नाम से लागू होगा। इसके तहत एनपीए से निपटने के लिए 5 स्तरीय योजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी बैंकों के एनपीए से निपटने के लिए सोमवार को प्रोजेक्ट सशक्त लागू करने का ऐलान किया। सुनील मेहता समिति की सिफारिशें मंजूर करते हुए सरकार इसके लिए लंबी अवधि की योजना लागू करेगी। इसके लिए 9 सिद्धांतों को आधार बनाया गया है। 9 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे ये तय किया गया है, वो 9 प्रिंसिपल्स हैं। ट्रांसपेरेंट मार्केट बेस्ड सोल्यूशन, free from government intervention, leverage best-in-class skills from the market, focus on asset turnaround to ensure job protection and creation. प्रोजेक्ट सशक्त के तहत 500 करोड़ रुपए के फंसे कर्जे को एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को बेचने का रास्ता साफ हो गया है। एएमसी बैंकों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए खातों को खरीद सकेंगे। इससे इन ग्राहकों से कर्ज वसूलने का झंझट बैंकों पर नहीं रहेगा। एएमसी 60 दिनों के भीतर एनपीए का निपटारा करेंगे। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए तक के फंसे कर्ज खातों के निपटारे के लिए हर बैंक में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। समिति 90 दिनों के भीतर इन सभी खातों के बारे में फैसला करेगी। इससे छोटे एनपीए खातों का निपटान हो सकेगा। ये ज्यादा करके छोटे लोन एक ही बैंक के अंतर्गत होते हैं, तो बैंक 90 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करेगी। एक टेम्पलेट बना के जो बैंक का बोर्ड तय कर सकते हैं, और इसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो वैलिडेट करेगी कि जो भी करना है वो एक टेम्पलेट के हिसाब से और एक प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। 50 से 500 करोड़ रुपए तक के एनपीए के लिए ये फैसला किया गया है कि उनके बारे में लीड बैंक की अगुवाई में निपटारे का फैसला किया जाएगा। चूंकि इस श्रेणी के खाता धारकों को एक से ज्यादा बैंक कर्ज देते हैं, इसलिए इन बैंकों के बीच एक खास समझौता होगा। ये समझौता इन एनपीए खातों को 180 दिनों के भीतर निपटाने का रास्ता साफ करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 3 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्जे का निपटारा किया जा सकेगा। इसे लागू करने के लिए इन बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति भी गठित होगी जो यह देखेगी कि तय नियमों का पालन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के अन्य एनपीए खाते जिनका निपटारा एएमसी के जरिए भी नहीं हो सकेगा, उन्हें दिवालिया कानून के तहत ही सुलझाया जाएगा। साथ ही एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का तरीका भी फंसे कर्जों की समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिसंबर 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 7,77,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सरकार के इस कदम से सार्वजनिक बैंकों को एनपीए की समस्या से उबरने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि खेती को लाभकारी बनाना समय की जरूरत है। उन्होंने कृषि विकास दर को तेज करने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति आज हैदराबाद के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों से किसानों की आय दुगना करने के उपायों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और जब तक इस क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी, देश का पूरा विकास नहीं हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए इनाम और फसल बीमा जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति ने कृषि संकट को हल करने पर जोर दिया, जिससे किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वो लैब से निकलकर किसानों के पास जाएं और उन्हें जरूरी जानकारियां दें। Dissemination of information, that is also equally important. Merely confining to lab, to your class, is of no use. You have to disseminate that information and also interact with the farmers and have a dialogue with the farmers. देश का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस कल से तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना स्टेशन से अपना संचालन शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना में इसे 2 साल पहले शामिल किया गया था। 45 स्क्वाड्रन के फ्लाइंग ड्रैगर्स का हिस्सा बने इस विमान ने कल हुए समारोह के दौरान अपना संचालन शुरू किया। समारोह में दक्षिण एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ RKS भदौरिया शामिल थे। 1 इंजन वाला ये विमान वायुसेना और नौसेना की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। विमान में एक डिजिटल कंप्यूटर आधारित हमला प्रणाली और ऑटो पायलट मोड है। यह हवा से हवा में मिसाइल को मार गिराने के साथ बम और लक्ष्यभेदी हथियारों को ले जा सकती है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित दक्षिणी वायुसेना कमान को इस लड़ाकू विमान को कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वो इसे नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित करेंगे। तेजस की तैनाती के साथ फ्लाइंग डैगर्स देश के आसमान की युद्धकाल में सुरक्षा करने में योगदान देंगे। तेजस अपनी श्रेणी में सबसे छोटा, हल्का और बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के अंतिम मसौदे के प्रकाशन की समय सीमा 1 महीने आगे बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC के अंतिम ड्राफ्ट को पब्लिश करने की नई तारीख 30 जुलाई तय की है। कोर्ट का ये फैसला राज्य राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आया है। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार में आपसी सहमति बनी थी कि ARC मसौदा को प्रकाशित करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए। प्रतीक हजेला ने पिछले हफ्ते कहा था कि असम में बाढ़ की वजह से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा 30 जून तक प्रकाशित करना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश भी दिया कि हजेला के काम को देखते हुए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले में जुड़े अन्य आवेदनों और संबंधित मुद्दों पर 31 जुलाई को विचार किया जाएगा। असम में गैर कानूनी प्रवासियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। साउथ दिल्ली के 16,000 से ज्यादा पेड़ों को काटने पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक जारी रहेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और इससे जुड़ी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि दक्षिणी दिल्ली में पेड़ों की यथास्थिति बरकरार रखी जाए। पेड़ काटे जाने के मामले में NGT ने केंद्र सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NDMC, SDMC और DDA को नोटिस भी जारी किया। NGT ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें यह बताना होगा कि इलाके में कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, साथ ही कितने गिराए गए हैं जाने हैं और कितने पेड़ लगाने की योजना है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में कल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लॉन्च किया। इसका मकसद आधुनिक शिक्षा को भारत के प्राचीन ज्ञान से जोड़कर जिंदगी में खुशहाली लाना है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को हैप्पीनेस पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने सोमवार को इसकी शुरुआत की। इस मौके पर दलाई लामा ने कहा कि आधुनिक शिक्षा ने भारत के प्राचीन ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन जीवन में खुशियों के लिए दोनों को साथ लेकर चलना होगा। मॉडर्न इंडिया, आई थिंक, मच नेग्लेक्टेड अबाउट एंशिएंट इंडियन नॉलेज। हमारे खासकर सरकारी स्कूलों के अंदर गरीब तबके के बच्चे आते हैं। उन बच्चों के अंदर जब ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो ये अपने आप को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से किसी भी तरह से कम नहीं समझेंगे। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को रोजाना 45 मिनट पढ़ाया जाएगा। इसमें ध्यान, नैतिक मूल्य और जीवन में खुश रहने के मंत्र बताए जाएंगे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में नॉकआउट दौर के आखिरी 2 मुकाबले आज खेले जाएंगे। स्वीडन और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
अगला नॉकआउट मुकाबला कोलंबिया और इंग्लैंड के बीच रात 11:30 बजे खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2018 में कल 2 नॉकआउट मुकाबले हुए। मेक्सिको और जापान की टीम विश्व कप से बाहर हो गई हैं। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील ने नॉकआउट मुकाबले में मेक्सिको को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ब्राजील के नेमार के 51वें मिनट में गोल दागा। 88वें मिनट में रॉबर्टो फर्मिनो ने एक और मैदानी गोल दागकर टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। मेक्सिको गोल दागने में नाकाम रहा और ब्राजील ने मैच 2-0 से अपने नाम कर लिया। वहीं बेल्जियम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। गेंकी हरागुची ने 48वें मिनट में शानदार गोल करके जापान को बढ़त दिलाई। इसके बाद 4 मिनट बाद ही तकाशी इनुई ने गोल करके जापान के पक्ष में स्कोर 2-0 कर दिया। जैन वेटोगन ने 69वें मिनट में बेल्जियम का खाता खोला। मैरॉन फेलेनी ने बेल्जियम के लिए दूसरा गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और नेसर चार्ली ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके स्कोर बेल्जियम के पक्ष में 3-2 कर दिया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला ब्राजील के साथ होगा। फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में विस्तार से जानकारी और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ आप हमारी स्पेशल कवरेज देखिए फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। दोनों टीमें ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले जाने वाले T20 मैच में सीरीज का आगाज करेंगी। भारत के लिए दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में भारत की कोशिश पहले मैच में जीत हासिल करके दौरे की शानदार शुरुआत करने की होगी। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। भारत ने हाल ही में आयरलैंड को 2 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 से मात दी थी। वहीं इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 5-0 से हराया था। भारतीय समय अनुसार मैच रात 10 बजे शुरू होगा। वहीं बॉल टैंपरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इससे जुड़े कानून को और सख्त करने का निर्णय लिया है। आईसीसी ने बॉल टैंपरिंग को लेकर लेवल 3 का अपराध बनाते हुए दोषी पाए जाने पर 6 टेस्ट मैच और 12 एक दिवसीय मुकाबलों में प्रतिबंध का फैसला किया है। आईसीसी ने फैसला डबलिन में हुई मीटिंग के दौरान लिया। चीटाकशी और व्यक्तिगत दुर्व्यवहार को भी सख्त बनाया गया है। वह इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो रहा है। किदाम्बी श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत फॉर्म में चल रहे जापान के केंतो मोमोता के खिलाफ करेंगे। एचएस प्रणय पहले दौर में चीन के दिग्गज लिन डैन से भिड़ेंगे। बी साई प्रणीत का मुकाबला चीनी ताइपे के वांग जुवेई से होगा। पीवी सिंधु अपने शानदार लय को यहां भी जारी रखना चाहेंगे। उनका पहला मुकाबला थाईलैंड की पोरनपावी चोंचुवोंग से होगा। साइना नेहवाल इंडोनेशिया के दिनार दया असुस्तिन के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी। इसके अलावा साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो गया है। रॉजर फेडरर ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। फेडरर ने दुसान लाजोविच को 6-1, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं महिला एकल में स्लोएन स्टीफेंस फिर पहले दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रही। स्टीफेंस को डोना वेकिश ने हरा दिया। क्रोएशिया के वेकिश ने स्लोएन को 6-1, 6-3 से हराया। भारत के यूकी भांबरी का सफर पहले दौर में ही खत्म हो गया है। भारत के यूकी भांबरी अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। इटली के खिलाड़ी थॉमस फेबियानो से हारकर टूर्नामेंट के पुरुष एकल में पहले दौर से बाहर हो गए। भांबरी ने पहला सेट जीता, लेकिन इसके बाद फेबियानो को रोकने में नाकाम रहे और 6-2, 3-6, 3-6, 2-6 से हार गए। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने इस हफ्ते जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, असम और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आइए देखते हैं आज कैसा है देश भर में मौसम का हाल।
और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।